28 फरवरी 2026 को इसराइल और ईरान के बीच एक पूरी जंग शुरू हुई थी। हफ्तों तक हमले और जवाबी हमले चलते रहे। फिर अमेरिका बीच में आया और वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान एक सीज़ फायर डील हो गई। जंग रुक गई। लेकिन इसराइल के लिए ये जंग रुकना किसी राहत जैसा नहीं था। नेतन्याहू सरकार ने इस डील का खुलकर विरोध किया। उनका कहना था कि जंग तब तक चलनी चाहिए थी जब तक ईरान पर कोई ऐसा फैसलाकुन असर नहीं पड़ जाता जो उसकी हुकूमत को हिला दे। लेकिन वो लम्हा कभी आया नहीं और सीज़ फायर हो गई। इसराइल की नज़र में ये डील कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं थी, ये तेहरान की जीत थी। जिस जंग को इसराइल मिडिल ईस्ट बदलने का ज़रिया मान रहा था, वो बदलाव लाने से पहले ही ख़त्म हो गई। इसी के साथ इसराइल एक बेहद तकलीफ़देह जगह पर आ खड़ा हुआ। अब आप सोचेंगे ठीक है, सीज़ फायर हो गई, लेकिन इसराइल कोई दूसरा रास्ता निकाल लेगा, लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमला करेगा, उसे भड़काएगा और इस तरह ईरान को वापस जंग में खींच लाएगा। ये तरकीब पुरानी है और इसराइल ने पहले भी इसका इस्तेमाल किया है। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि ये रास्ता शायद बंद हो जाएगा और इसे बंद करने वाला कोई दुश्मन नहीं बल्कि खुद डोनाल्ड ट्रंप है। ट्रंप ने साफ संदेश दिया है कि जो डील वाशिंगटन ने बनाई है उसे इसराइल अपनी हरकतों से बर्बाद नहीं करेगा। अगर इसराइल ने हिजबुल्लाह को भड़काकर जंग फिर से शुरू करने की कोशिश की तो अमेरिका इसमें साथ नहीं देगा। ट्रंप की यह बात सुनकर इसराइल को ज़ोर का झटका लगा है। अमेरिका जो दशकों से इसराइल का सबसे बड़ा हामी रहा है, उसी ने अब नेतन्याहू के हाथ बांध दिए हैं। और ये कोई छोटी बात नहीं है। जो काम सालों की डिप्लोमेसी नहीं कर पाई, वो ट्रंप के एक इशारे ने कर दिया। तो ईरान के ख़िलाफ़ अब इसराइल के पास कौन कौन से रास्ते बचे हैं? आइए एक एक ऑप्शंस को देखते हैं जो इसराइल ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकता है। पहला ऑप्शन है ईरान के अंदर कोवर्ट ऑपरेशंस, यानी खुफिया कार्रवाइयाँ, सैबोताज, साइंटिस्ट को निशाना बनाना। इसराइल ने यह तरकीब सालों से इस्तेमाल की है और कभी कभी कामयाब भी रहा है। लेकिन फरवरी की जंग के दौरान और उससे पहले दिसंबर 2025 के प्रोटेस्ट के वक्त ईरान ने अपनी इंटरनल सिक्योरिटी इतनी टाइट कर ली कि इसराइल के जो एजेंट्स और नेटवर्क्स ईरान के अंदर काम करते थे, उन्हें ढूंढ कर ख़त्म किया गया। यानी ईरान के अंदर इसराइल की कोवर्ट कैपेसिटी अब काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुकी है। इसराइल के पास दूसरा ऑप्शन था ईरान के कुर्दिश इलाकों में बेचैनी फैलाना ताकि ईरान अंदर से हिल जाए। लेकिन ये प्लान भी काम नहीं आया। कुर्दिश मूवमेंट्स अपने अपने एजेंडे में बटी हुई हैं। ईरानी सुरक्षा बलों की उन इलाकों में मजबूत पकड़ है और इस सब ने मिलकर इस ऑप्शन को भी बेकार बना दिया है। ईरान के ख़िलाफ़ तीसरा ऑप्शन जो इसराइल इस्तेमाल कर सकता है वो है हिजबुल्लाह पर हमला करना। लेकिन जैसा कि ऊपर मैंने बताया कि ट्रंप के दबाव की वजह से अभी इसराइल कशमकश में है और अगर इसराइल ने ज़्यादा हमले किए लेबनान पर तो ईरान उसकी जवाबी कार्रवाई इतनी बड़ी होगी कि इसराइल एक मल्टी फ्रंट जंग में जा फंसेगा और शायद इस बार अमेरिका उसका साथ न दे। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी है जो अक्सर मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आती। पहले ईरान डिफेंसिव और कॉशस था, हमला होता था तो टाल देता था, भड़कता नहीं था। लेकिन अब उसका रवैया पूरी तरह बदल चुका है। ईरान ने सीखा है कि जो पीछे हटता रहता है उस पर दबाव बढ़ता ही जाता है। इसलिए अब वो ऑफेंसिव और प्रोएक्टिव हो गया है। इसका मतलब ये है कि इसराइल किसी भी मिलिट्री एक्शन के लिए जो कीमत चुकाएगा वो पहले से कहीं ज़्यादा होगी। इसके अलावा हिजबुल्लाह और ईरान की मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों को इस जंग में नुकसान तो ज़रूर हुआ है, लेकिन दोनों टूटे नहीं हैं। दोनों अभी भी फंक्शनली मौजूद हैं। इसराइल जो डिसीजिव डिग्रेडेशन चाहता था वो नहीं हो सका और अब इन दोनों के ख़िलाफ़ कोई भी बड़ा ऑपरेशन पहले से कहीं ज़्यादा महंगा पड़ेगा। नवंबर 2026 में इसराइल में चुनाव होने वाले हैं और नेतन्याहू के पास इस वक्त कोई जीत की कहानी नहीं है जो वो वोटर्स को सुना सकें। अपोजिशन जिसमें पूर्व पीएम नफ्ताली बेनेट और सेंट्रिस्ट लीडर यायर लपीद शामिल हैं, वो कह रहे हैं कि नेतन्याहू ने जो किया वो नहीं होना चाहिए था, यानी ईरान को बिना नुकसान पहुंचाए छोड़ दिया। बेनेट ने तो बहुत बड़ा दावा भी कर दिया है। उसने कहा है कि जिस दिन इसराइल की सरकार बदलेगी उस दिन ईरानी हुकूमत बदलनी शुरू हो जाएगी। बेनेट ने कहा है कि वो ऑक्टोपस डॉक्ट्राइन वापस लाएंगे, यानी प्रॉक्सीज को मारने के बजाय
सीधे ईरान के सर पर वार करने की स्ट्रेटजी। सुनने में ये बहुत बोल्ड और अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ असली सवाल ये है कि क्या नेता बदलने से हकीकत बदलेगी? जो स्ट्रक्चरल लिमिटेशंस हैं वो किसी के भी आने से नहीं जाएंगे। वही टूल किट होगी, वही कॉन्स्टेंट्स होंगे और वही ईरान होगा जो अंदाजे से ज़्यादा निकला। लेकिन इलेक्शंस का एक ख़तरनाक पहलू ये भी है कि नेतन्याहू को वोटर्स को कुछ तो दिखाना पड़ेगा, और जब पॉलिटिकल सर्वाइवल और नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आपस में घुल मिल जाते हैं तो नतीजे अक्सर बहुत डेंजरस होते हैं। यानी कोई एग्रेसिव मूव, कोई बड़ा रिस्क अभी से नवंबर के बीच बिल्कुल रूल आउट नहीं किया जा सकता। नेतन्याहू जीतने के लिए ऐसा कर सकता है। तो कुल मिलाकर तस्वीर क्या है? इसराइल एक ऐसे सिक्योरिटी डायलेमा में फंसा हुआ है जहां दोनों तरफ से रास्ता मुश्किल है। अगर कुछ नहीं किया तो ईरान वक्त के साथ रिबिल्ड होगा, फिर से खड़ा हो जाएगा, अपनी ताकत वापस लाएगा और शायद वो कैपेबिलिटीज़ हासिल कर लेगा जिन्हें इसराइल बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन अगर कुछ किया तो जवाबी कार्रवाई इतनी बड़ी हो सकती है जो ओरिजिनल थ्रेट से भी कहीं ज़्यादा नुकसानदेह हो। दोनों तरफ से रास्ता बंद होता दिखाई देता है। अमेरिका अब अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं दे रहा है। ईरान पहले से ज़्यादा चौकस और एग्रेसिव है। हिजबुल्ला अभी भी खड़ा हुआ है। कोवर्ट नेटवर्क कमज़ोर हो चुके हैं और नवंबर में इलेक्शन होने वाले हैं। इसराइल इस वक्त उतना आइसोलेटेड और कॉन्स्टेंट है जितना हाल के इतिहास में शायद कभी नहीं था। चाहे नेतन्याहू रहें, चाहे बेनेट आएँ, दोनों को वही लिमिटेशंस मिलेंगी, वही ईरान मिलेगा, वही सवाल मिलेगा जिसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है।